हेलो स्टूडेंट्स, तो सोनाक्स एकेडमी मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम एटॉमिक मॉडल्स एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 02 लेके हैं, जिसके अंदर आज मैं बात करनी है रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल एंड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इनके ऊपर आज बात होगी। इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसके अंदर अपन ने दो मॉडल पढ़े थे, एक तो था डाल्टन का और एक था जे थॉमसन का। आज अपन किसके ऊपर चलेंगे? रदरफोर्ड पे। तो भाई मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन की खोज है, यहाँ जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है इससे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी। किसने की थी वो खोज? जे थॉमसन ने की थी, मैंने आपको बता दिया था। और किससे? स्वीट प्लम पुडिंग मॉडल द्वारा। आज अपन पढ़ेंगे एक नया टॉपिक है जो कि है रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले अपन आपको बता देंगे भाई थोड़ी बहुत एक स्टोरी रही थी शुरुआत की, थोड़ा वो बता देंगे। फिर अपन चलेंगे एक्सपेरिमेंट पे, उसके क्या ऑब्जर्वेशन थे, क्या कंक्लूजन थे, और लास्ट में क्या क्या वो चीज़ें थी जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन चलते हैं। आज प्रोटॉन की डिस्कवरी होगी और इससे पहले वाले लेक्चर में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी है। ठीक है, अब चलो अपन शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो देखो ये बात है 1911 की। ठीक है, सन 1911 की ये बात है। देखो रदरफोर्ड क्या थे? एक धनी व्यक्ति थे। ठीक है, उनके पास बहुत पैसा था और उनका जो इंटरेस्ट था वो रेडियो एक्टिविटी पे था, ना कि एटॉमिक पे। ठीक है, उनका जो मेन जो मकसद था वो किस पे था कि रेडियो एक्टिविटी पे कुछ खोज की जाए। ठीक है, तो वहाँ पर वो जब खोज कर रहे थे तो अल्फा पार्टिकल निकले थे वहाँ पे। ठीक है, अल्फा पार्टिकल वहाँ पे निकले थे। अल्फा पार्टिकल आपको बता दे भाई, अल्फा पार्टिकल होता है ये जो हीलियम होता है उसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज होना, यानी कि एक प्रोटॉन बन जाना। भाई वहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकाल लो, हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों ही निकाल दो, वहाँ पे क्या बचेगा? केवल प्रोटॉन बचेगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज के दौरान ये ऐसे पार्टिकल से अल्फा पार्टिकल्स वो निकल रहे थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब अल्फा पार्टिकल निकलते हैं तो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो बताएंगे क्या था पूरा का पूरा। और वहाँ पर फिर वो क्या करते हैं, वो जो एक्सपेरिमेंट है वो खुद नहीं करते हैं। कई बुकों में लिखा हुआ होता है कि रदरफोर्ड ने और उनके स्टूडेंट्स ने ये एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था, जबकि ये बात नहीं थी। वो केवल देखो रदरफोर्ड का मेन मकसद था रेडियो एक्टिविटी पे खोज की जाए। ठीक है, एटॉमिक पे नहीं था। तो जो ये एक्सपेरिमेंट होता है वो उनके स्टूडेंट्स करते हैं। अब रदरफोर्ड भी स्टूडेंट रहे थे जे थॉमसन के, ये भी बात ध्यान रखना भाई। रदरफोर्ड खुद क्या थे? जे थॉमसन के स्टूडेंट थे। और जे थॉमसन की बात को नकारते हुए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके और उनकी बात को गलत साबित किया था। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि रदरफोर्ड के दो यहाँ पे स्टूडेंट थे, जिसमें से सबसे पहला था एच गिरगार और सेकंड जो थे वो थे अर्नस्ट मार्सन। ठीक है, ये दो इनके साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, स्टूडेंट थे। रदरफोर्ड के क्या थे? दो स्टूडेंट से, एक तो था एच गिरगार और सेकंड था अर्नस्ट मार्सन। तो इन दोनों को पूरा का पूरा आइडिया बता के और एक्सपेरिमेंट ये दोनों कंडक्ट करते हैं, ना कि रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के सजेशन से, ठीक है ना, जो रदरफोर्ड है उनके सजेशन, उनके कहने पे ये एक्सपेरिमेंट उनके दो स्टूडेंट करते हैं, एच गिरगार और अर्नस्ट मार्सन। ठीक है ना, तो वो खुद नहीं करते हैं भाई, ये उनके सजेशन पे ये दोनों जो ये अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट था वो कंडक्ट करवाते हैं। भाई ये बात आप ध्यान रखना। अब अपन चलते हैं इस पे एक्सपेरिमेंट पे, अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसके ऊपर चलते हैं। उससे पहले एक बात आप ध्यान रखना भाई, हीलियम क्या जो अल्फा पार्टिकल होता है वो क्या होता है? डबल पॉजिटिव हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या होता है भाई कि हीलियम ये अपना, ठीक है, हीलियम के जो सबसे पहली सेल होती है उस पर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें से दोनों इलेक्ट्रॉन जब रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पे बचता है केवल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? हीलियम के डबल जो पॉजिटिव चार्ज है, या फिर इसे क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ये बात आप थोड़ी ध्यान रखना भाई। ठीक है, अब अपन ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ था उसके ऊपर चलते हैं। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अब अपने एक्सपेरिमेंट पे तब चलते हैं कि उन्होंने क्या सेटअप रखा था। तो यहाँ पर अब आप हेडिंग डाल लीजिए एक्सपेरिमेंट सेटअप। हम जो बात बता रहे हैं वो सारी नोट्स में लिखी हुई है भाई, एक्सपेरिमेंट सेटअप। देखो सेटअप कैसे बनाया था। इनको क्या चाहिए भाई? अल्फा पार्टिकल चाहिए। तो अल्फा पार्टिकल के लिए इन्हें कोई सोर्स भी चाहिए जो क्या हो अल्फा पार्टिकल को इमिट कर सके। तो यहाँ पर एक सोर्स लगाते हैं। सबसे पहले ये है अपना भाई अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, और इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा। ठीक है,
और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया गया था बिस्मुथ 83, ठीक है, बिस्मुथ 83, ठीक है। बिस्मुथ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। ये क्या करता है, अल्फा पार्टिकल को इमिट करता रहता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होंगे भाई, इसमें से अल्फा पार्टिकल क्या होंगे, इस प्रकार से भाई यहाँ पर क्या होंगे, फैलने लगेंगे भाई, इसकी जो गुच्छा निकलेगा भाई अल्फा पार्टिकल्स का, ठीक है। तो अब देखो ये अलग अलग जगह पे डायरेक्शन में जाने लगेंगे भाई अल्फा पार्टिकल। तो हमें क्या चाहिए, एक स्ट्रेट बीम चाहिए जो क्या हो, अल्फा पार्टिकल से बनी हुई हो। तो यहाँ पर अपन क्या लगाते हैं भाई, यहाँ पर लगाते हैं लीड की ब्रिक्स, ठीक है ना। लीड के क्या लगाते हैं, यहाँ पे ब्रिक्स लगाते हैं, यानी कि लीड के इंटे। ये यहाँ पे लेड की अपने जो ईंट है वो लगाई है, ठीक है, ब्रिक्स है ये है भाई लेड की ब्रिक्स। तो ये है लेड की ब्रिक्स। अब यहाँ पे देखो जो लेड की ब्रिक्स है उनका काम क्या होता है कि अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स अपने अंदर समा लेना। तो ये लीड्स ब्रिक्स क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा जो अल्फा पार्टिकल्स इनके ऊपर होंगे वो तो इनको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेगी, और बीच में जो यहाँ पे छेद रहेगा उनमें से एक स्ट्रेट हमें क्या मिल जाएगी, अल्फा पार्टिकल की बीम। तो ये हमें अल्फा पार्टिकल की एक स्ट्रेट बीम मिल चुकी है। देखो बीम क्या होता है, मैंने लाइट वाले चैप्टर में आपको समझा रखा है कि जो बीम होती है वो क्या होती है, एक जो रेज का गुच्छा होता है, ठीक है ना, रेज का क्या होता है, गुच्छा होता है। रे क्या होती है, पाथ ऑफ लाइट, या फिर जो भी वेव है उसका जो पाथ होता है उसे रे बोलते हैं, और बंडल ऑफ रेज को अपन क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। तो ये अल्फा पार्टिकल की हमें यहाँ पे बीम मिल चुकी है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा कि यहाँ पर एक लगाया गया था भाई गोल्ड की एक फॉइल, ठीक है ना, क्या लगाई थी, यहाँ पे एक गोल्ड की फॉइल लगाई थी। ये है भाई गोल्ड की फॉइल, गोल्ड फॉइल जिसकी थिकनेस है वो 10⁻⁻⁶ से लेके और 10⁻⁻8 मीटर तक की होती है, बहुत पतली थी, ठीक है ना। यहाँ पे जो गोल्ड फॉइल ली गई थी उसकी थिकनेस क्या थी, 10⁻⁻6 टू 10⁻⁸ मीटर। अब यहाँ पे गोल्ड ही क्यों लिया गया, देखो गोल्ड इस वजह से लिया गया था कि गोल्ड की मलाइबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, मलाइबल होता है ये। मलाइबल का मतलब क्या हो गया कि वे सबस्टांसेस जिनको पीट के पतली चद्दर के रूप में अपन उसको ढाल सके, उसे क्या बोलते हैं, मलाइबिलिटी बोलते हैं। और गोल्ड की मलाइबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इसको इतना पीट के इतना पतला कर दिया कि जो एक ही लेयर के अंदर, देखो एक ही जो लेयर होगी उसके अंदर केवल बस लेयर्स क्या होंगी, गोल्ड की होगी, ठीक है ना। ये नहीं है कि भाई एक गोल्ड का पार्टिकल के सामने भी एक गोल्ड का पार्टिकल है, गोल्ड की पार्टिकल्स उसके नीचे गोल्ड का पार्टिकल, बस ऐसे एक लेयर थी गोल्ड की, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इतना इसे पीटा गया था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दी, इसके चारों तरफ एक क्या लगा दी, यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दी, और इस स्क्रीन के ऊपर जिंक सल्फेट की कोटेड कर दी, ठीक है ना, कोटिंग कर दी जिंक सल्फेट की। जिंक सल्फेट एक फ्लोरोसेंट सबस्टेंस होता है, ठीक है, क्या होता है, जिंक सल्फेट एक फ्लोरोसेंट सबस्टेंस होता है। तो जैसे ही कोई अल्फा पार्टिकल इस स्क्रीन के ऊपर जैसे टच होगा तो यहाँ पे एक फ्लैश उत्पन्न होगी, ठीक है ना, ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे एक फ्लैश उत्पन्न होगी। अब उन फ्लैश को देखने के लिए यहाँ पर एक क्या करते हैं, डिटेक्टर लगाया जाता है। यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे, एक डिटेक्टर लगा देंगे, या फिर यहाँ पे ये माइक्रोस्कोप था, माइक्रोस्कोप। तो यहाँ से अपन क्या कर लेंगे भाई, अपनी आंख लगा के और यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि भाई फ्लैश कहाँ पर गिर रही है। अब यहाँ पर जैसे जैसे फ्लैश की संख्या होगी तो अपना को भाई पता चल जाएगा भाई अल्फा पार्टिकल इसके पास में से होके कहाँ का भाई टकरा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि गोल्ड की क्या है, एक ही लेयर है यहाँ पे भाई, ऐसे नहीं है गोल्ड की ये लेयर फिर उसके सामने इस प्रकार से नहीं, गोल्ड की केवल एक ही लेयर के लगाई गई है भाई। एटम है ना वो ऐसे होंगे, जैसे मान लो ये गोल्ड की अपनी क्या है फॉइल है, बस यहाँ पर क्या होंगे, गोल्ड के पार्टिकल्स होंगे, और इन गोल्ड के पार्टिकल्स के ना तो ऊपर और ना ही नीचे कोई भी गोल्ड का पार्टिकल नहीं होगा, यानी कि इस लेयर के ऊपर क्या होंगे, केवल ऐसे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। अब ये भाई पूरा इनका सेटअप यहाँ पे तैयार होता है, यहाँ पर इनका पूरा सेटअप यहाँ पे ये तैयार है। तो एक बार फिर से देख लें कि ये क्या है भाई, अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, अल्फा पार्टिकल का यहाँ पे ये क्या लगा दिया, सोर्स, और उसके अंदर क्या है, बिस्मुथ 83, यानी कि यहाँ पर बिस्मुथ 83 को लगाया गया है, और ये क्या करता है, रेडियो एक्टिव रेज को छोड़ता है जिसके अंदर अल्फा पार्टिकल होते हैं।
अब अल्फा पार्टिकल क्या होंगे भाई, गुच्छे से निकलने स्टार्ट होंगे चारों तरफ। तो एक ही बीम बनाने के लिए अपन ने यहाँ पे लेड की ब्रिक्स लगा दिया, और लेड की ब्रिक्स क्या होती है, अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा पार्टिकल की एक बीम मिल जाएगी, और इस बीम के जस्ट सामने यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे, गोल्ड फॉइल लगा देंगे, जिसकी थिकनेस क्या होती है 10⁻⁻6 टू 10⁻⁸ मीटर। और इस लेयर के जो ये लेयर होगी उसके ऊपर क्या होंगे, केवल गोल्ड के पार्टिकल्स होंगे, और एक थिन लेयर होगी केवल गोल्ड की। ना तो गोल्ड के ऊपर गोल्ड होगा, ना गोल्ड के नीचे गोल्ड होगा, एक ही लेयर केवल गोल्ड की यहाँ पे होगी, ठीक है। और इसके चारों तरफ एक स्क्रीन लगा दिया, और इस स्क्रीन को जिंक सल्फेट से कोटिंग कर दी गई है, ताकि कोई भी अल्फा पार्टिकल जब इस स्क्रीन के ऊपर गिरे तो यहाँ पर एक फ्लैश है, यानी छोटी सी चिंगारी उत्पन्न हो जाए, ताकि हमें पता चल जाए वह अल्फा पार्टिकल कहाँ कहाँ पर हिट हो रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि डिटेक्टर लगा दिया, यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगा दिया, ताकि अपन यहाँ पर क्या कर सकें, यहाँ पर अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे कहाँ कहाँ पर फ्लैशेस है वो उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो ये था भाई इनका सेटअप। अब क्या होगा कि भाई इन पे क्या क्या मतलब हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिली। पहले आप ये छोटी सी क्लिप देख लें कि भाई यहाँ पर पार्टिकल्स गिरने के बाद क्या क्या हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके सामने एक क्लिप यहाँ पे उपस्थित है। देख लिया आपने। अब इस क्लिप्स के अंदर क्या हो रहा है कि ऑलमोस्टली सभी के सभी अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, यहाँ पे से स्ट्रेट और विदाउट डिफ्लेक्शन क्या हो रहे हैं, सीधे स्ट्रेट निकल रहे हैं, ठीक है। ऑलमोस्टली सभी, यानी 99% यहाँ पे क्या हुए थे, सभी के सभी अल्फा पार्टिकल वो विदाउट डिफ्लेक्शन है, इस जिंक सल्फेट की जो कोटेड हमने किया एकदम सामने यहाँ पर फ्लैश उत्पन्न कर रहे थे, ठीक है। 99% सभी अल्फा पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्शन स्ट्रेट निकल गए, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ एंगल पर थोड़े बहुत अल्फा पार्टिकल निकल गए, कहा जाता है 0.1% यहाँ पे क्या हुए थे, कुछ एक अल्फा पार्टिकल है थोड़ी बहुत यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुए थे। और क्या होता है, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन देखी गई थी वो ये थी कि 20,000 अल्फा पार्टिकल जब अपन लेते हैं तो इनमें से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा निकलेगा जो क्या होगा, इसमें जो गोल्ड फॉइल है उसमें से गुजर के और फिर वापस से यहाँ पर क्या होगा, इसी सोर्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखा गया था भाई, वहां पे देखो इस डिटेक्टर से देख लिया कि भाई जब 20,000 अपन यहाँ पे अल्फा पार्टिकल ले रहे हैं तो सभी के सभी अल्फा पार्टिकल अपनी फ्लैश दे रहे हैं, पर एक ऐसा अल्फा पार्टिकल रह गया था जो वापस मतलब कोई फ्लैश नहीं दी, ठीक भाई। वहां पे क्या समझा कि यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल जितने भी भेज रहे हैं तो उनमें से सभी के सभी अल्फा पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो काउंटिंग हुई थी वहाँ भाई डिटेक्टर लगे हुए हैं, तो वहाँ पर काउंटिंग भी हुई थी कि कितने अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आए हैं। तो आने की जो संख्या थी वो थी 19,999। एक अल्फा पार्टिकल रह गया भाई, ठीक है। तो एक अल्फा पार्टिकल रह गया, तो रदरफोर्ड ने क्या देखा कि यहाँ पर हो सकता है भाई एक अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर की गलती हो जाए, ठीक है। तो उन्होंने कई बार इस एक्सपेरिमेंट को दोहरा के देखा और तब भी काउंटिंग कितनी आ रही थी, 19,999। एक अल्फा पार्टिकल यहाँ पे रह रहा था। तो अब यहाँ पर देखो रदरफोर्ड बड़े ही चकित हो जाते हैं। वो क्या समझते हैं कि एक टिश्यू पेपर पर एक बड़ी सी बॉल है उसके ऊपर हिट कीजिए और फिर उस टिश्यू पेपर से भिड़ के आपके मुंह पे आके वो बॉल गिरेगी, ठीक है। तो वो इतना आश्चर्यचकित हो गए थे भाई। बार बार जब एक्सपेरिमेंट उनके स्टूडेंट्स ने करके देखा और बताया रदरफोर्ड को कि ये हो रहा है कि 19,999 अल्फा पार्टिकल यहाँ पर फ्लैश दे रहे हैं, परंतु एक नहीं हो रहा है और हमने कई बार ऐसा करके देख लिया है। तब रदरफोर्ड को ये लगा कि भाई ये इम्पॉसिबल है। ये तो वो काम हो गया कि भाई टिश्यू पेपर के सामने आप एक बड़ी सी बॉल है उसके ऊपर हिट कीजिए और टिश्यू पेपर से वापस भिड़ के आपके मुंह पे वो आके
लगेगी। तो ऐसा उन्होंने सोचा था। अब भाई इतना हो जाने के बाद फिर ये जो इतने भाई जो अपने ऑब्जर्वेशन निकले हैं, तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 3 निकले हैं। एक सबसे पहला कि ऑलमोस्टली 99% अल्फा पार्टिकल कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिया और सीधे डायरेक्ट निकल गए जो गोल्ड फॉइल से पास होके, ठीक है। फिर एक सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या निकला कि कुछ एक अल्फा पार्टिकल है जो 0.1% है, वो क्या हो रहे हैं यहाँ पे जो कुछ एक एंगल पे यहाँ पे झुक रहे हैं, ठीक है ना, कुछ एक एंगल पे यहाँ पे झुक रहे हैं। और 20,000 अगर अपन अल्फा पार्टिकल ले तो उनमें से एक अल्फा पार्टिकल है वहां पे कोई फ्लैश नहीं देगा। और उन्होंने बताया था कि गोल्ड फॉइल से टकरा के फिर वापस वो वहां पे सोर्स में आ गए, ठीक है ना। यहाँ सोर्स के पीछे भी फिर रदरफोर्ड ने कहा भाई सोर्स के पीछे एक डिटेक्टर लगा के देखो कि वापस से एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है क्या। तो वापस वहां पे जब जो डिटेक्टर लगा के देखा यहाँ पे, तो उनको पता चला कि एक अल्फा पार्टिकल जो ये गोल्ड फॉइल से भिड़ के वापस आ रहा है, ठीक है। तो ये इतना हुआ भाई यहाँ पे प्रोसेस है। तो ये इतने ऑब्जर्वेशन निकले। अब कंक्लूजन क्या निकले वो अपन देखते हैं। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए। तो नेक्स्ट अपने अब आगे चलते हैं, ठीक है। अपनी जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी रदरफोर्ड की वो कंप्लीट होती है और नोट्स के अंदर मैंने दे रखी है, तो वहां से आप देख लेना, एकदम इजी लैंग्वेज के अंदर वहां पे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो भाई 3 इनके क्या रहे थे ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला कि ऑलमोस्टली जितने भी अल्फा पार्टिकल थे वो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट निकल गए। सेकेंड ये था भाई कुछ एक अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो क्या हुए कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और कुछ एक क्या होते हैं भाई 90 डिग्री से भी ऊपर झुकते हैं, ठीक है। और लास्ट जो थर्ड था वो क्या था कि एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो क्या करता है हिट करके 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है जो गोल्ड फॉइल को हिट करके वापस सोर्स के अंदर आ जाता है। ये 3 अपने ऑब्जर्वेशन थे जो कि मैंने नोट्स में दे दिए, तो वो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। अब अपने आगे चलते हैं कि इनके कंक्लूजन्स क्या निकल के आते हैं। भाई ऑब्जर्वेशन तो देख लियो, एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि सबसे पहले अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसमें क्या हमें ऑब्जर्वेशन मिलता है और फिर अपन क्या कंक्लूजन निकालते हैं, ये होता है। तो अपने एक्सपेरिमेंट भी करके देख लिया, वहां के जो ऑब्जर्वेशन थे वो भी अपने कलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे देखते हैं कंक्लूजन क्या निकल के आते हैं। तो सबसे पहले देखो, अब तो हमें पता है भाई कि इस समय में तो हमें पता है क्या प्रोटॉन क्या इलेक्ट्रॉन वगैरह किसने खोज की। तो उस वक्त तो देखो ये था कि पता नहीं था। तो यहाँ पर देखो अपने क्या है न्यूक्लियस होगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा। अब यहाँ पर जैसे ही देखो मान लो ये एटम है, ये अपना एटम है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, वो तो अपने बता ही दिए थे। अब यहाँ पर क्या होंगे कि जैसे अल्फा पार्टिकल आएंगे ना, तो देखो कुछ एक तो भाई इसमें से ऐसे निकल गए, जहाँ पर कुछ नहीं था ना भाई एकदम एम्प्टी स्पेस था, तो वहां से निकल गए कुछ तो। और जो कुछ एक एंगल पे झुके थे वो एकदम क्या हुए पॉजिटिव चार्ज के जो न्यूक्लियस है उसके पास आके ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई इस प्रकार से, ठीक है ना, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। और एक जो था वो क्या हो गया भाई एकदम इसके ऊपर टकरा के और फिर वापस से चला गया, ऐसे हो गया, ठीक है। तो कुछ तो स्ट्रेट चले गए भाई ऐसे, कुछ क्या ऑलमोस्ट सारे स्ट्रेट ही गए थे, और कुछ एक क्या हो गए कुछ एंगल पर यहाँ पे झुक जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपन ने देखा भाई, किताबों में डायग्राम बना हुआ होता है तो हम भी आपको बता दें भाई अंदर का ये प्रोसेस रहा था। अब यहाँ पे जो इन्होंने सबसे पहला कंक्लूजन ये निकाला कि अगर जितने भी अल्फा पार्टिकल है वो स्ट्रेट निकल रहे हैं, जितने भी अल्फा पार्टिकल है वो क्या हो रहे हैं स्ट्रेट निकल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एटम ऑलमोस्टली पूरा का पूरा खाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहला उन्होंने ये बताया कि द ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज होलो, या फिर आप कह सकते हैं एम्प्टी। तो एक बात तो भाई यहाँ पे जे थॉमसन की गलत होती है कि जे थॉमसन ने कहा था भाई कि एटम के अंदर क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है पूरा और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने तो ये बात बताई थी। ये बात अगर होती तो ऑलमोस्टली सभी के सभी अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं अलग अलग एंगल पर झुक जाते हैं, ठीक है। पर ऐसा नहीं होते हुए क्या हुआ सभी के सभी अल्फा पार्टिकल है वो ऑलमोस्टली 99% जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या हो गए स्ट्रेट निकल गए। इसका मतलब है जे थॉमसन की पहली बात यहाँ पे गलत होती है, ठीक है। फिर देखो सेकेंड उन्होंने क्या बताया कि अब क्या होते हैं कुछ एक अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल पे इस प्रकार से झुक रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने जो आपको एनिमेशन दिखाया था उसके अंदर भी ये हो रहा था भाई, कुछ एक अल्फा पार्टिकल झुक रहे थे। तो वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया भाई हीलियम पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है ना, हीलियम पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, या फिर कह सकते हैं भाई हीलियम का वहाँ पे क्या है न्यूक्लियस है, क्योंकि यानी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है और वो भी पॉजिटिव चार्ज है भाई, दोनों आएंगे तो सेम जब लाइक चार्जेस होंगे तो वो क्या करेंगे रिपेल करेंगे। ये भी मैंने कई लेक्चर में बता चुका हूँ कि भाई जब भी लाइक चार्जेस दिखे तो आपस में क्या करते हैं रिपेल करते हैं। तो जैसे ही इसके पास आया
भाई देखो गोल्ड का न्यूक्लियस बड़ा होगा या फिर हीलियम का। गोल्ड का न्यूक्लियस देखो हीलियम के सामने बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना, और हीलियम में क्या होगा, छोटा सा होगा भाई पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही वो उसके पास जाएगा तो वो उसे क्या कर देगा, रिपेल कर देगा इस प्रकार से, ठीक है ना। तो वहां पे क्या हो गया, फिर वो इस प्रकार से कुछ एंगल पे झुक जाता है, ठीक है। या फिर ये मान लो भाई एकदम इसके पास चला गया तो इसे क्या हो गया, उससे न्यूक्लियस ने वापस बाउंस कर दिया, ठीक है ना। बहुत देखो कुछ एक इसके पास आए ना तब उसको क्या किया, कुछ एंगल पर झुका दिया, ठीक है। और कुछ बहुत पास आ गए तो उन्हें 90 डिग्री से भी भाई ऊपर उछाल दिया, और कुछ एकदम ही उसके ऊपर आ गए भाई। एक अल्फा पार्टिकल है वो क्या हुआ, न्यूक्लियस के जो ये न्यूक्लियस है गोल्ड का उसके ऊपर ही आ गया, एकदम ही ऊपर। तो फिर वह क्या हुआ, उसे वापस बाउंस बैक करा दिया। तो यहाँ से एक बात तो यह साबित हो गई कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम के अंदर न होकर किसी एक फिक्स पॉइंट पर रखा गया है, ठीक है। एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी जगह नहीं फैला हुआ है भाई। जैसे थॉमसन ने क्या कहा था कि पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी जगह में है एटम के, और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर धसे हुए हैं, ठीक है। तो ये था उनका। और यहाँ पर जो रदरफोर्ड बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि भाई जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या हो रहे हैं, कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कुछ वापस आ रहे हैं भाई। एक अल्फा पार्टिकल वापस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, एटम है वो देखो ऑलमोस्ट तो क्या है, एटम का पार्ट है वो होलो है, और उसके बीच में, ठीक है, या फिर किसी एक निश्चित जगह पे पॉजिटिव चार्ज है वो कंसंट्रेटेड है, ना कि पूरे एटम के अंदर, तभी ये हो रहा है, ठीक है। अगर पूरे के अंदर होता तो अल्फा पार्टिकल जगह जगह बिखर जाते हैं ऐसे, तो ये नहीं हुआ ना। तो सेकंड अपन क्या लिखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट ए फिक्स पॉइंट, ठीक है। एक किसी निश्चित जगह या निश्चित बिंदु पर वहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, और इसे क्या नाम दिया गया फिर, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर रदरफोर्ड ने बताया था उसके अंदर कुछ एक पार्टिकल होते हैं पॉजिटिव जिन्हें अपन प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। प्रोटॉन की डिस्कवरी यहाँ पे हुई थी और रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है ना। उसको नाम क्या दे दिया, प्रोटॉन दे दिया। अब भाई देखो इलेक्ट्रॉन की किसने की है, जैसे थॉमसन ने। प्रोटॉन की किसने की है, रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन भी फिर इसके अंदर एक आता है जो कि क्या होता है, चार्जलेस होता है, जिसकी डिस्कवरी बहुत बाद में होती है, जेम्स चैडविक करते हैं, ऑलमोस्ट 1961 के आसपास की बात होती है, ठीक है। तो ये होता है भाई इसके अंदर। अब यहाँ पे न्यूक्लियस की बात भी हो गई। थर्ड यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि भाई सबसे पहले डाल्टन, या फिर ये जो अपने डाल्टन नहीं, ये जो जैसे थॉमसन थे, उन्होंने बता दिया था कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन है भाई उसके अंदर उतने ही प्रोटॉन होंगे भाई। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में कैंसिल करते हैं तभी तो भाई वो न्यूट्रल होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने ये बता दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन की संख्या होगी वही एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उन दोनों के बराबर होंगे, ठीक है ना। ये दोनों आपस में बराबर होंगे भाई। एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही उस प्रोटॉन के अंदर, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करके एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो ये बात भी अपन ने यहाँ पे रदरफोर्ड ने यहाँ पे बता दी थी। अब यहाँ पर क्या होता है, फोर्थ ये भी बताते हैं कि भाई एटम का ऑलमोस्ट पार्ट है वो क्या होता है, खाली होता है। और खाली होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे हाई स्पीड से क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो ये भी इनका फोर्थ पॉइंट रहा था। रदरफोर्ड ने बात बताई थी कि एटम का ऑलमोस्ट पार्ट होलो होता है और इलेक्ट्रॉन है वो हाई स्पीड के साथ है, ऑलमोस्ट इनकी होती है 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से यहाँ पे चलते हैं। लाइट के स्पीड के ऑलमोस्ट ये बराबर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये इतनी हाई स्पीड के साथ रोटेट करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से रोटेट करते रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर रदरफोर्ड के मॉडल को एक और नाम दिया गया था, सोलर मॉडल। क्या नाम दिया गया था, सोलर मॉडल। इसका कंपेयर है वो सोलर सिस्टम के साथ किया जाता है। क्यों, क्योंकि देखो ये जो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं ना, उसी प्रकार से प्लेनेट क्या होते हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो इस वजह से रदरफोर्ड के मॉडल को सोलर मॉडल भी कहा जाता है। और ये कई बार बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ चुका है कि वाई द मॉडल ऑफ रदरफोर्ड या फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग है उसको सोलर मॉडल के साथ कंपेयर क्यों किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वैसे ही क्या करते हैं, प्लेनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो इस वजह से इसको ये भी नाम है दिया गया है। तो ये इनके सारे भाई कंक्लूजन निकल के आते हैं। सबसे पहला कि एटम का ऑलमोस्ट पार्ट यहाँ पे खाली होता है, और ये बात किसको गलत साबित करती है, जे थॉमसन के मॉडल को, ठीक है। सेकंड यहाँ पे क्या किया जाता है कि पॉजिटिव चार्ज है वो एक किसी निश्चित जगह पे क्या है, कंसंट्रेटेड है। सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट ये हो गया कि भाई एटम में अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे।
फिर यहाँ पे फोर्थ पॉइंट ये बताया गया कि क्या है कि एटम पूरा ऑलमोस्टली उसका पार्ट एम्प्टी है, तो इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाई स्पीड के साथ रोटेट करते हैं, ठीक है। और इस वजह से इस मॉडल को सोलर मॉडल के साथ भी कंपेयर किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार न्यूक्लियस के चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार प्लेनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ये इनके क्या रहे थे, कंक्लूजन रहते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल के, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन इनके ड्रॉबैक की तरफ चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं, जिसके अंदर हमें बात करनी है लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, यानी रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशंस फाइंड आउट करनी है हमें कि भाई कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल वैलिड है और उसके बाद नहीं है, ठीक है ना। तो लिमिटेशंस में देखो, रदरफोर्ड की सबसे पहली लिमिटेशन थी वो थी कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। भाई देखो क्या होता है कि बहुत समय पहले मैक्सवेल ने भी ये बात कह दी थी, मैक्सवेल ने ये कहा था कि अगर कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल अगर मूविंग में है, ठीक है ना, चार्ज्ड पार्टिकल अगर मोशन के अंदर है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है ना। एनर्जी क्या होती है वहाँ पे उसकी कम होती जाती है। भाई ये तो हर किसी को पता है भाई, अगर अपन कोई वर्क करेंगे तो वहाँ पे एनर्जी तो रिलीज होगी, ठीक है ना। अपन अगर भागते हैं तो अपन से भी भाई एनर्जी रिलीज होती है। कितनी देर तक भाग पाओगे आप, अधिकतम आधी घंटा 1 घंटे के बाद आप थक जाओगे ना, एनर्जी रिलीज होती रहती है। तो इसी प्रकार से चार्ज पार्टिकल के साथ होता है कि चार्ज पार्टिकल की जो एनर्जी होती है तो वो मोशन के दौरान क्या होती है, उनकी रिलीज होती रहती है। तो ये मैक्सवेल ने कहा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो अगर मोशन में है तो वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो देखो रदरफोर्ड मॉडल क्या कहते थे कि मान लो ये अपना एटम है और इस एटम के बार बार क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेगा तो रिवॉल्विंग के समय उसकी एनर्जी कम होगी, कम होते 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 इलेक्ट्रॉन लास्ट में क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर समा जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन समा जाएगा तो ऐसे करते करते फिर एटम यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना भाई, एटम यहाँ पे क्या होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और एटम अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो यानी स्टेबिलिटी उसकी रदरफोर्ड नहीं बता पाए। और डाल्टन क्या कहते थे कि एटम को ना तो अपन क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो एटम डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी है वो समझा नहीं सके रदरफोर्ड। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ से आता है। सेकेंड ये आता है कि ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को समझा नहीं पाए भाई, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को ये नहीं समझा पाए। देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है अब आ रही है, वो आप ध्यान में रखना। रदरफोर्ड ने यह कहा था कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो किसी भी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर सकते हैं। रदरफोर्ड ने यह बताया था। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि एटम का पार्ट है वो होलो है और इलेक्ट्रॉन क्या है, हाई स्पीड के साथ है ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। यानी ऑर्बिट का नाम देख के वहां पे उन्होंने गलती कर दी थी, ठीक है ना। उन्होंने कोई फिक्स ऑर्बिट नहीं बताया कि भाई वो इलेक्ट्रॉन वहां रिवॉल्व करेगा, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा था, किसी भी ऑर्बिट के अंदर वहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। और इसी की वजह से ना तो वो यहाँ पे स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर पाए और ना ही डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को वहां पे सोल्व कर पाए। ये इनकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, जिसकी वजह से उनकी लिमिटेशन निकल के आ गई भाई साफ साफ। एक तो सबसे पहले क्या हो गई कि वो एटम को जो स्टेबिलिटी होती है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और सेकेंड ये था डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को वो सोल्व नहीं कर पाई, ठीक है ना। तो ये वहाँ पे बात हो गई थी। अब डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी सोल्व नहीं कर पाए तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं बना पाए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर रहेगा, ठीक है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है ना भाई। लिखने का तरीका होता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ कौन सी सब सेल के अंदर या फिर कौन से ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वगैरह, तो वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए भाई। क्योंकि अगर वो एटम की स्टेबिलिटी अगर नहीं कर पा रहे हैं और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को समझा नहीं पा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझाना बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इनकी 3 ड्रॉबैक निकल के आती है। सबसे पहला कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को वो क्या कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिस्क्राइब नहीं कर पाए। सेकेंड, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को सॉल्व नहीं कर पाए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। और इसका कारण क्या था, इन्होंने साफ साफ कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकी लिमिटेशंस होती है भाई। ड्रॉबैक और वगैरह ये फेलियर वगैरह ये कहना थोड़ा क्या होगा, छोटा शब्द होगा, तो ये अपन नहीं लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे लिमिटेशन लिखा है, ड्रॉबैक बताइए या फिर यहाँ पर फेलियर बताइए। तो फेलियर या फिर ड्रॉबैक क्या होते हैं, छोटे नाम होते हैं भाई। इतने बड़े साइंटिस्ट थे, प्रोटॉन की खोज कर दी थी भाई, सभी साइंटिस्ट थे, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है, इनसे भी छूट गया, आगे कोई और सॉल्व कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर इतना तो कर दिया, प्रोटॉन की खोज करके दिखा दी, और फिर क्या चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा भाई दिमाग लगाया था।
अगर दिमाग लगाने में अंदर नाम आते हैं तो केवल 2 क्या ही आती है सबसे पहले, एक तो निकोला टेस्ला का और सेकंड आता है अपने रदरफोर्ड का। इन 2 का ही नाम आता है। सबसे ज़्यादा अगर इंटेलिजेंट साइंटिस्ट का नाम आता है तो या तो इनका आता है रदरफोर्ड का, या फिर आता है अपने निकोलस टेस्ला का, और या फिर आइंस्टीन वगैरह का, इनका आता है न्यूटन वगैरह का। ठीक है, तो इनमें दिमाग के मामले में सबसे ज़्यादा तेज ही माने जाते हैं। ठीक है, तो भाई रदरफोर्ड ने भी बहुत बड़ा ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया था उस समय पे। ठीक है ना, 1911 में। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। कर लीजिए, तो नोट कर लिया। आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अपना लेक्चर रहेगा बोर्स मॉडल पे। ठीक है, तो वहाँ पर अपन बोर्स के एटॉमिक मॉडल को पढ़ेंगे, एकदम डिस्क्राइब, एकदम इन डेप्थ, और ये जो कमियां रह गई थी वो कैसे सॉल्व होगी उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना लेक्चर रहेगा बोर्स मॉडल पे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।